अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग सीख रहे हैं पाइथन के अंदर क्लास बनाना और क्लास के अंदर कैसे हम लोग एक टेबल जनरेट करेंगे और क्लास बनाना भी सीखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपके पास पाईचाम नाम की आईडी होनी चाहिए। इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर आपको पाईचाम इंस्टॉलेशन और पाइथन की इंस्टॉलेशन सिखाऊंगा। आज का ऑब्जेक्टिव मेरा सिर्फ ये है कि मुझे एक क्लास बनानी है और क्लास बनाकर आपको एक टेबल जनरेट करके दिखाना है। तो उससे हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे। तो यहाँ पर जब भी आपके पास पाईचाम की आईडी हो तो इधर जाकर आपने पाइथन की फ़ाइल को क्लिक करना है। तो यहाँ पर नेम आ जाएगा और पाइथन की फ़ाइल पे सिलेक्टेड है और यहाँ पे जाकर मैं पाइथन की फ़ाइल का नाम रख देता हूँ यू मैं प्रीफिक्स डाल देता हूँ यूट्यूब, मुझे अपने याद रखने के लिए, और अंडरस्कोर यूट्यूब अंडरस्कोर। क्लास का नाम हमेशा कैपिटल से होता है तो मुझे YT अंडरस्कोर टेबल ऐसे लिखना पड़ेगा। तो YT टेबल का नाम मैंने रख दिया है। हम लोग नेमिंग कन्वेंशन बाद में फॉलो कर लेंगे, फ़िलहाल हम इसको रखते हैं। तो सबसे पहले क्लास बनाने के लिए आपको क्लास का कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा पाइथन के अंदर, और क्लास के बाद आपको क्लास का नाम बताना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आईडी बड़ी इंटेलिजेंट टाइप की है और ये बहुत जल्दी जल्दी सब बता देती है आपको। तो मैं अगर टैब दबाऊंगा तो ये इसने ना सिर्फ क्लास बना दी बल्कि एक कंस्ट्रक्टर भी बना दिया। और कंस्ट्रक्टर का नाम है, कंस्ट्रक्टर शुरू होता है डेफ से और ये सब कुछ लिखा हुआ है। पहले हम बात करते हैं क्लास की। तो क्लास का नाम है माई क्लास। तो मैं तो क्लास का नाम माई क्लास नहीं रखना चाहता, मैं चाहता हूँ कि क्लास का नाम वही रहे जो मेरी क्लास का नाम है, YT अंडरस्कोर टेबल। और ताकि कन्वेंशन मुझे दोनों ये कंफर्टेबल लगता है। जावा में यही होता है कि जो क्लास का नाम रहता है वही उसका नाम होता है। तो यहाँ भी सही है। तो डेफिनेशन, डेफ का मतलब है ये इसका जब भी कोई फंक्शन डिफाइन करना होता है तो आपको ये डेफ लगाना पड़ता है। डेफ के बाद अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ब्रैकेट के अंदर सेल्फ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो दिस कीवर्ड की रिप्लेसमेंट है। मगर अगर दिस आपको नहीं मालूम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल्फ का मतलब है इस क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो उस ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है। और ये वेरिएबल, अगर आपको कोई वेरिएबल चाहिए है तो इनिशियलाइज करने के टाइम के ऊपर आप चाहते हैं तो कंस्ट्रक्टर को हम डिटेल में समझेंगे, मगर अभी हमको सिर्फ ये समझना है कि वेरिएबल यहाँ पर अगर आप कोई पास करना चाहें तो यहाँ पे कोई वेरिएबल भी पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इरादा ये है कि जिस टाइम पे भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो यहाँ पर हमको वेरिएबल कुछ होंगे और वेरिएबल पास करेंगे इसके अंदर। मगर खैर, तो अब हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। और वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है, मैं टेबल जनरेशन का प्रोग्राम बना रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि टेबल का वैल्यू आप दें और टेबल के इनिशियल और स्टार्ट वैल्यू बताएं और वो टेबल जो है जनरेट हो जाए। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले टेबल बताता हूँ कि टेबल ही बोल देते हैं। तो टेबल, और फिर मैं बोलता हूँ टेबल टेबल इक्वल्स टू इंट। और ये इनिशलाइज करने का तरीका है इसके अंदर। तो कुछ भी नहीं करना है, बस आपने इतना ही लिखना है। इंट का मतलब है कि आपने इनिशलाइज करना है। तो और अगर आप इनिशियल वैल्यू कुछ देना चाहते हैं तो आप वहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर कोई वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे 2 बोलूँ तो जिस टाइम पे टेबल डिक्लेयर होगा तो उसी टाइम पे 2 इनिशलाइज हो जाएगा। 2 इसके अंदर वैल्यू सेट हो जाएगी अगर आप इनिशलाइज को ज़्यादा दूसरे वर्डों में सुनना चाहें। तो यहाँ पर फिर मैं कहता हूँ टेबल को स्टार्ट कैसे करना है। तो स्टार्ट वैल्यू क्या होगी, तो मैं बोलता हूँ स्टार्ट वैल्यू इक्वल्स टू, और स्टार्ट वैल्यू के अंदर भी इनिशलाइज कर देते हैं। तो इनिशलाइज कर देते हैं और इंटीजर ही लेना है फ़िलहाल तो। और मैं कहता हूँ ये 5 से बल्कि 6 से स्टार्ट होगा, तो ये मैंने 6 से स्टार्ट कर दिया। अब मुझे एंडिंग वैल्यू भी चाहिए। वैल्यू की स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो ये देखिए आप कितना एक्सपर्ट है, ये खुद ही आगे आगे प्रिडिक्ट कर लेता है कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। खुद ही टैब लगाया मैंने और खुद ही इसने एंड वैल्यू प्रिडिक्ट कर दी थी, तो मैंने वो वैल्यू ले लिए। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेस दे दूँगा ताकि हमारे पास स्टार्ट कॉलम, नो 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 नो, कंट्रोल जी। तो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे
ऑटोमेटिकली। मैं टैब दबा रहा हूँ जो कि गलत है। अब सही हो गया। तो ये टेबल की वैल्यू इसने इनिशियलाइज कर दी, आपके पास कंस्ट्रक्टर बन गया। अब मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ, और फंक्शन में बनाना चाहता हूँ जो कि क्लास बन गई है, और क्लास का वेरिएबल भी कंस्ट्रक्टर भी डिक्लेयर हो गया, और यहाँ पर 3 वेरिएबल भी इनिशियलाइज भी कर दिया और हमने डिक्लेयर भी कर दिया। अब ये 3 वैल्यू है। मैं चाहता हूँ कि जिस टाइम पे भी टेबल हो तो वो यहाँ पर जिस टाइम पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो उसी टाइम के ऊपर उसके अंदर वैल्यूज़ भी सेट हो जाए। तो मैं यहाँ पर डालता हूँ इसको। हम अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल हम शुरू से जब क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड समझेंगे, तो अभी तो ये ख़ास मकसद के लिए मैं बनाना चाह रहा हूँ, ये किसी को समझाना है मुझे, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये क्लास बाद में काम आएगी आपके, मगर अगर समझ में आ रहा है तो आपको अच्छी बात है। मगर अगर ना समझ में आ रहा हो तो हमारा अब डिटेल लेक्चर वीडियो बनेगा जिसके अंदर पाइथन की सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 सब सिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम चाहते हैं कि हम इसके अंदर टेबल की वैल्यू पास कर दें, स्टार्ट वैल्यू, ये सब कुछ प्रिडिक्ट कर लिया इसने। मुझे यही सब कुछ चाहिए, वैल्यू मैं चाहता हूँ ये। और देखें जब भी फंक्शन आप डिक्लेयर करेंगे, ये स्पेशल टाइप का फंक्शन है जो कि कंस्ट्रक्टर है, और इसके एंड जो भी फंक्शन बनाया, चाहे वो कंस्ट्रक्टर हो, कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन होता है, और ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, और इसके एंड के अंदर आपने कॉलन लगाया, तो इसका मतलब है कि ये आपका फंक्शन बन गया। फंक्शन का ये पहली बॉडी है जिसके अंदर आपने बताया कि सेल्फ डॉट वार। सेल्फ डॉट वार कोई चीज़ नहीं है हमारे पास। हम ये कहते हैं कि यहाँ सेल्फ नहीं, हम अब ऑब्जेक्ट को रेफ़र करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को रेफ़र करने का मतलब है सेल्फ। सेल्फ का जो टेबल है वो पैरामीटर में जो ये टेबल लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये वो वेरिएबल नहीं है जो ये वेरिएबल है। अगर आपको ये वाले वेरिएबल को एक्सेस करना है तो आपको सेल्फ लिखना पड़ेगा, सेल्फ डॉट और टेबल की वैल्यू इक्वल्स टू टेबल। जो टेबल की वैल्यू ऊपर आ रही है आपके पास पैरामीटर, इसके अंदर आपने फंक्शन जिस टाइम पे पास करेंगे अभी आप लोग सब देख लेंगे। सेल्फ डॉट स्टार्ट वैल्यू, हाँ बिल्कुल ठीक है। और स्टार्ट वैल्यू के अंदर भी स्टार्ट वैल्यू जो कि फंक्शन से आप पास कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर में पास कर रहे हैं, वो वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पर एंड वैल्यू भी आ गई। ये खुद ही आईडी बहुत इंटेलिजेंट है और ये आपको सभी खुद प्रिडिक्ट कर करके बता रही है। तो यहाँ पर हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, और सेल्फ, टेबल, स्टार्ट और एंड वैल्यू, ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्लास बन गई है, फंक्शन कंस्ट्रक्टर बन गया है, वैल्यूज़ सेट हो गई हैं, मगर अब इस वैल्यूज़ के अंदर हमको वैल्यू इसको यूज़ करना है। इसको यूज़ करने का मतलब है वैल्यूज़ है, मगर इनको हमको टेबल जनरेट करना है। टेबल जनरेट करने के लिए हमको एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक और फंक्शन बना रहे हैं, और फंक्शन का नाम रख देते हैं जनरेट टेबल बिल्कुल सही है। जनरेट टेबल सेल्फ, कोई बात नहीं, सेल्फ आ जाना चाहिए इसके अंदर। और ये कह रहे सेल्फ डॉट टेबल इज इक्वल्स टू इंट, नहीं ये बात नहीं है। हमको यहाँ पर अब कुछ नहीं लिखना, हमारे पास वैल्यूज़ हैं जो कि क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद हैं, हमको सिर्फ उन वैल्यूज़ को यूज़ करना है। और यूज़ करने के लिए हम आज वाइल का लूप यूज़ करेंगे, या फिर फॉर का कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ फॉर आई, बिल्कुल ठीक है, आई इन, मैंने सिर्फ टैब दबाया है और ये वैल्यू ये सब कुछ लेकर आ गया। आई इन रेंज, सही है, आई इन रेंज, आई एक वेरिएबल है जो लूप चलाएगा, और रेंज बता रहा है ये इसका कंस्ट्रक्टर है। और कहाँ से स्टार्ट करना है इसको, रेंज को कहाँ से स्टार्ट करना है, तो हमने टेबल की स्टार्ट वैल्यू रखी हुई है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि ये जो सेल्फ डॉट स्टार्ट है, तो हम उस वेरिएबल को रेफ़र कर रहे हैं कि कौन सा जो भी सेल्फ डॉट स्टार्ट के अंदर वैल्यू है उससे टेबल को स्टार्ट करना, और यहाँ पर जो सेल्फ डॉट एंड है वहाँ पर टेबल को एंड कर देना। तो ये आपका फॉर का लूप बन गया। फॉर का लूप जो है वो अब कहाँ से कहाँ तक चलेगा, स्टार्ट होगा सेल्फ डॉट स्टार्ट की वैल्यू से, और एंड होगा फॉर डॉट एंड वैल्यू तक। अब यहाँ पर जाकर हमको कुछ नहीं करना है। अब हमारे पास वैल्यू आई के अंदर क्या वैल्यू है, आई के अंदर ऑब्वियसली जो स्टार्ट वैल्यू होगी वो इसके अंदर चली गई होगी। तो हमारा ये मसला तो हल हो गया, और टेबल भी हमारे पास मौजूद है जो कि टेबल के अंदर मौजूद है। टेबल की वैल्यू इटसेल्फ, हमारे पास सारी वैल्यूज़ मौजूद है। अब हम इनको प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने के लिए बिल्कुल आसान सी चीज़ है, प्रिंट का एक कीवर्ड है इसका पाइथन का, और इसके अंदर जाकर अगर मैं यहाँ पर सेल्फ डॉट टेबल लिखूँ तो सेल्फ डॉट टेबल प्रिंट हो जाएगा। सेल्फ डॉट टेबल के अंदर इस वक्त वैल्यू क्या है, सेल्फ डॉट टेबल के अंदर
टू इनिशलाइज करी थी हमने, मगर अगर जिस वक्त हम कॉल कर रहे होंगे कंस्ट्रक्टर को ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे तो हम कोई और वैल्यू पास करेंगे तो वो वैल्यू सेट हो जाएगी। मगर अगर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू को बोलें तो इस पर टू वैल्यू है, हम टू को मान के चलते हैं फिलहाल, तो यहाँ पर टू वैल्यू है तो इस पर टू प्रिंट हो जाएगा। मगर अभी ये कॉल कहीं से नहीं हो रहा है, कॉल करने के लिए आपको इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको इसके लिए इसको कहीं बाहर से कॉल करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि इसके ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं और कैसे कॉल करता है। तो इसका नाम है YT_टेबल, तो मैं इसका नाम रख दूंगा YT_टेबल और कॉल प्रोग्राम। तो कॉल क्लास है, तो मैं कॉलिंग क्लास है, हेल्पर क्लास है, मगर मैं इसको फिलहाल कॉल रखूँगा ताकि आपको जहन में रहे। फिर हम इसको सही नेमिंग कन्वेंशन और सारी चीज़ें भी लिख देंगे। तो मैं लिखता हूँ YT_टेबल, बिल्कुल सेम रखा है, और फिर _कॉल। तो कॉल बस लिख देता हूँ ताकि याद रहे कि हम इधर से कॉल कर रहे हैं। तो ये सिंपल सी क्लास है और इधर कुछ भी नहीं है। अब मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, उस जिस क्लास को भी यूज़ करते हैं तो उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट करने के लिए क्लास के अंदर मैं जाकर लिखता हूँ कि YT, तो ये खुद ही लेकर आ गया YT टेबल और फ्रॉम YT टेबल, YT टेबल अंडरस्कोर YT टेबल की क्लास ही तो मौजूद है, फ्रॉम, और कहाँ से कॉल करना है, YT टेबल से ही लेकर आना है। तो ये कंस्ट्रक्टर है इसका क्लास के अंदर कि आप जब भी कभी कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं तो YT टेबल, और ये कुछ मिस्टेक है क्या, इंपोर्ट कंस्ट्रक्टर में कोई प्रॉब्लम है, ओह यस सॉरी, फ्रॉम YT टेबल इंपोर्ट, ये यूँ है, सॉरी इंपोर्ट पहले नहीं आता इसमें इंपोर्ट बाद में आता है। तो फ्रॉम से आप स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे फ्रॉम YT टेबल इंपोर्ट, आप YT टेबल से इंपोर्ट करो YT टेबल की क्लास को। तो ये इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पर आप उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाना आसान है, आप X लिखें, आप T लिख दें, टेबल के लिए आप लिख दें टेबल टू जनरेट, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा टेबल टू जनरेट इक्वल्स टू YT टेबल। और YT टेबल को YT टेबल जो भी ऑब्जेक्ट का नाम आपने दिया, ये वेरिएबल है सिंपल और कुछ नहीं है। तो टेबल टू जनरेट टेबल आपने करना है और दैट्स इट, बस इतना ही काम करना है तो जनरेट हो जाएगा टेबल। हम चलाकर देखते हैं इसको। यहाँ पर ये आप देखें तो ये ग्रीन कलर का बटन है, इसको क्लिक करें तो यहाँ पर आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो ये क्या कह रहा है जी, कि ये कह रहा है कि लाइन नंबर टेबल to generate YT table error in it meaning 3 required positional argument start and end values। ओके, सो यहाँ पर जब भी आप आर्ग्यूमेंट को कॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको वहाँ पर हमने 3 आर्ग्यूमेंट लिखे हैं। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि टेबल होगा 6 का और स्टार्ट करेगा 6 से और रुकेगा कहाँ पर 24 के ऊपर। ये हमारा हमने वैल्यूज़ पास कर दी हैं क्योंकि हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर ये वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। बाद में डिटेल से हम समझ लेंगे, आप फिक्र ना करें। तो ये यहाँ पर 666 प्रिंट हो गया और 16 टाइम प्रिंट हुआ होगा, ऑब्वियसली 16 तक प्रिंट 24 तक प्रिंट हुआ होगा। 24 जैसी वैल्यू होगी रुक जाएगा, कुछ भी पता नहीं लग रहा। जाकर हम सही कर देते हैं। यहाँ पर आपने सेल्फ डॉट टेबल प्रिंट कर दिया है तो सबसे पहले तो 6 आएगा, ये तो चलो सही है। फिर इसके बाद अगर मैं यहाँ पर टेबल के बाद मैं क्या वैल्यू लगाना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पर मुझको 2 का, अगर टेबल आप सोचें तो 2 में मल्टीप्लाई का साइन फिर आता है। मल्टीप्लाई के साइन के बाद एक स्पेस दे दिए मैंने, फिर कॉमा लगाते हैं और मल्टीप्लाई के बाद मुझे क्या चाहिए, वो वैल्यू चाहिए जो इटरेट हो रही है, बार बार जो इंक्रीज़ हो रही है। तो मैं बोलता हूँ आई की वैल्यू बोल देता हूँ। तो हर दफ़ा आई चेंज हो रहा है, स्टार्ट वैल्यू को नहीं करूँगा मैं, स्टार्ट वैल्यू तो नहीं हो सकती यहाँ पर। तो आई की वैल्यू बार बार इटरेट हो रही है, बार बार चेंज भी हो रही है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर 6 आया, मल्टीप्लाई का साइन आया, फिर वैल्यू आ गई आई की और फिर यहाँ पर हमको इक्वल्स टू का साइन चाहिए। तो मैं यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन लगा देता हूँ
और फिर यहाँ पे कंकेटिनेशन के लिए कॉमा लगाते रहते हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पर कैलकुलेशन बतानी है, आई को मल्टीप्लाई करना है, जाहिर है जो इटरेट हो रहा है, मगर किसके साथ, टेबल की वैल्यू के साथ, मगर किसकी, सेल्फ डॉट टेबल को मल्टीप्लाई कर दो आई के साथ, दैट्स इट, बस। अब हमारा काम यहाँ पर इतना ही था। इसको सेव करें और जाके उसी क्लास में जाएं, वाई टी टेबल कॉल क्लास के अंदर, और यहाँ जाकर इसको दोबारा से ऑब्जेक्ट बना हुआ है, टेबल जनरेट कॉल करना है, और बस। तो देखें आप, 6 6 36 और 6 7 42 और 6 को ये 24 तक गया है। तो इसका मतलब है हम 24 के लिए थोड़ा सा एक वैल्यू कम रहती है, हमें मालूम है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको आई में वैल्यू कर देते हैं, वैल्यू +1 कर देता हूँ बस। यहाँ पर अगर +1 करेंगे ऑटोमेटिकली वैल्यू जो है वो ना ये नहीं, इधर करने का कोई मकसद नहीं है। स्टार्ट वैल्यू जब आप यहाँ पर फॉर आई इन रेंज स्टार्ट वैल्यू, राइट, बिल्कुल, लूप को हमको 1 बढ़ाना है, तो हम इधर कर देते। अब आप जाकर चला कर देखें तो 24 तक एग्जैक्टली आ जाएगा। व्हाट 7, ओ स्टार्ट वैल्यू में कर दिया, मुझे एंड वैल्यू में करना था। तो स्टार्ट वैल्यू में यहाँ से हटा दें, इसको +1 कर दें, +1, और यहाँ जाकर हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास हाँ, यह तो चलेगा ही नहीं, चलना तो कॉल क्लास को है, तो इस क्लास के अंदर तो कुछ एग्जीक्यूटेबल कोड ऑटोमेटिकली हो नहीं सकता। 24 तक आ गया, ठीक है। तो 24 हो गया। अगर आप इस क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे किसी और उसके साथ, ये करते हैं, और इसके बाद हम रोक देते हैं, आज की क्लास के इधर ही एंड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने, जब आपने कॉल क्लास के अंदर x के टेबल को, आपने x का एक ऑब्जेक्ट बनाया था, टेबल इसका नाम कुछ भी रखा था, मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल तरीके से एक और वेरिएबल बनाता हूँ, x इक्वल्स टू वाई टी टेबल, वाई टी टेबल। अब ये पूछ रहा है कि वैल्यूज़ क्या डालनी है, तो मैंने कहा जी वैल्यूज़ डालनी है, मुझे टेबल चाहिए 16 का, और मुझे वैल्यू चाहिए, स्टार्ट वैल्यू चाहिए 6 क्यों, मैं बोलता हूँ 3 से, और मुझे जो एंड करना है उसको करना है 9 के ऊपर। तो मैंने सारी वैल्यूज़ दे दी और ऑब्जेक्ट बन चुका है इस टाइप का, और मैंने x डॉट जनरेट टेबल, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना है। ऑब्जेक्ट के लिए आपने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, बताया कि इस क्लास का, और फिर कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया आपने। कंस्ट्रक्टर कहा है कि जी मुझे 16, 3 और 9 वैल्यूज़ को डाल दिया, वो जाकर उसकी वैल्यूज़ में सेट हो जाएंगे, और उसके बाद आपने x डॉट जनरेट किया। तो ये कोड क्लीन रहता है क्लास जब आप बनाते हैं, और जो एक्चुअल जो वायरिंग या एक्चुअल जो लॉजिक होती है वो आपके पीछे टेबल के अंदर होती है, या आपकी इसके अंदर पूरी क्लास के अंदर वो वैल्यू मौजूद है, मगर कॉल जो कर रहा होता है उसके अंदर कोड जो होता है बहुत क्लीन और बहुत सिंपल रहता है। तो अब इसको चला कर देख लें, तो आपके पास 2 चीज़ें जनरेट होंगी, और आप देखें तो ये वैल्यू 6 वाला टेबल पहले जनरेट हो गया, और जो कि पहली क्लास बनाई आपने, उसके बाद आपने 16 की वैल्यू को इनिशलाइज कराया। 16 जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और ये दूसरा फंक्शन चला है, दूसरा ऑब्जेक्ट है ये, तो यहाँ से चला है 3 से, हमने कहा था, बिल्कुल सही है। ये देखिए 16 का टेबल है, उसके बाद हमने कहा था कि 3 से स्टार्ट करना, जो कि 3 से स्टार्ट हुआ है, ये तो कैलकुलेशन है। और इसके बाद कहाँ तक गया है, ये 9 तक गया है, आपने बिल्कुल 9 की वैल्यू दी थी, ये सब कुछ सही चल रहा है इसके अंदर। इसका मतलब है कि ये कोड हमारा एग्जीक्यूट कर रहा है 2 टेबलों की वजह से। एक कोड ये है, एक कोड ये। मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास के अंदर पाइथन को इंस्टॉल करना, पाईचार्म को इंस्टॉल करना, जो कि आईडी है, ये सब कुछ आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो कि प्रोबेबली कल मैं अपलोड करूँगा, और अगर कल नहीं की तो परसों ज़रूर करूँगा। तो ये नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि कैसे पाईचार्म को, आईडी को इंस्टॉल करना, पाइथन इंस्टॉल करना है और ये करना है। तो वो हम विंडोज़ और मैक दोनों के ऊपर देख लेंगे, मगर फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, खुदा हाफ़िज़।